हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 9। चैप्टर का नेम है मैया मैं नाही माखन खायो। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये मैया मैं नहीं माखन खायो, इस चैप्टर को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख कर चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, नहीं सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, तो श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत बोली हो। थर्ड ऑप्शन, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए। फोर्थ, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। उनके जो छोटे छोटे हाथ हैं, जब वो छीके तो उनको कैसे जा सकते हैं वो बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? फोर्थ, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। श्री कृष्ण जो थे वो माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे देखते हैं। फर्स्ट, गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुवन में भटक रहे थे, या फिर मित्रों के संग खेल रहे थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? मधुवन में भटक रहे थे। माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे श्री कृष्ण? मधुवन में भटक रहे थे। आगे देखते हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर फर्स्ट, पहले प्रश्न में श्री कृष्ण ने माखन खाने के आरोप से बचने के लिए तर्क दिया था कि उनके छोटे छोटे हाथ तक नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब उनके जो छोटे छोटे हाथ हैं, उनके छोटे छोटे हाथ छीके तक। यहाँ पे एक मिसिंग रह गया है, जो क्या आएगा? छीके। उनके जो छोटे छोटे हाथ हैं वो छीके तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए वे मक्खन कैसे खा सकते हैं। तब तर्क स्वाभाविक और भोला है, जो उनके बचपने को दर्शाता है। तो बता रहे हैं, जब मैं छींकता हूँ तो मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। तो वो इस तरह से बता रहे हैं मैया को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड आंसर देखते हैं। दूसरे प्रश्नों में श्री कृष्ण मधुवन में भटक रहे थे, यह उनके बाल लीलाओं का एक उदाहरण है, जहां वे प्रकृति के साथ खेलने और मस्ती करने में मगन रहते थे। मतलब जो सेकंड प्रश्न जो है वो श्री कृष्ण मधुवन में भटक रहे थे, मधुवन जो है उसमें भटक रहे थे, और उनके बाल लीलाओं का एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि जहां वे प्रकृति के साथ खेलने और मस्ती करने में मगन रहते थे। किसमें? खेलने और मस्ती करने में मगन रहते थे। तो इन उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण की लीलाएं सरलता और मासूमियत से भरी होती हैं, और उनके तर्क भी इसी का प्रतीक होते हैं। मतलब श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सरलता और मासूमियत से भरी रहती हैं, तो इनके कुछ तर्क दिए हैं जो उनको प्रतीक होते हैं। मतलब उनके तर्क भी इसी तरह से प्रतीक होते हैं। ठीक है। अब है मिलकर करें मिलान। तो मिलकर करें मिलान देखते हैं। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं।
ठीक है, देखते हैं। ये दे रखा है शब्द और अर्थ या संदर्भ। तो ये दे रखा है यशोदा, समय मापने, सॉरी ये नहीं है, यशोदा, जसोदा का देखते हैं किससे मिलान है। तो यशोदा का किससे मिलान है, फोर्थ से। यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। यशोदा वो थी जो यशोदा की श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने उनको पाला था। तो कौन सा ठीक है, ये है पहला, ये ठीक है, ठीक है। और सेकंड है पहर, तो इसका कौन सा मिलान है, फर्स्ट। समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में 8 पहर होते हैं। तो ये है सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, लकुटी कमरिया। तो इसका कौन सा मिलान है, थर्ड का मिलान कौन सा, 8। लाठी और छोटा कंबल कमली, मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ये सॉरी थर्ड है ये। अब है बंसी बट। तो बंसी बट का किससे है, एक बट वृक्ष, मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते थे। तो इसका है फोर्थ। फिफ्थ है मधुवन। मधुवन का कौन सा है, 7। मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। तो ये है फिफ्थ। 6 है छीको। छीको का किससे है, थर्ड से। गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजों जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि ना पा सके। मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं उनको रस्सी के जरिए से लटकाया जाता है क्योंकि जो कुत्ते बिल्ली हैं उनको ले ना सके, उनको पा ना सके, ठीक है। 7th है माता। तो माता का मिलान किससे है, 5th। जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी माँ। जन्म माता कौन होती है, माता वही होती है जो जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली और जननी माँ, जो सबको प्यारी होती है माँ। 7th। 8 है ग्वाल बाल। तो इसका किससे मिलान है, 6 से। गाय पालने वालों के भी बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी। जो गाय पालने वाले बच्चे होते हैं श्री कृष्ण के संगी साथी ग्वाल बाल उसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। तो कुछ पंक्तियां दे रखी है नीचे, इन्हें पढ़ना है, उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये दे रखा है फर्स्ट पंक्ति, भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। तो इसका उत्तर देखते हैं, पहले ये भी पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सूरदास तब भ्यासी जसोदा ले उर कंठ लगायो। तो इन दोनों के आंसर देखते हैं। फर्स्ट का है ये, ठीक है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुबह जब गाय चराने का समय हुआ तो उन्हें मधुवन भेजा गया। इसका मतलब है कि वे सुबह से ही गाय चराने के लिए गए थे और मक्खन खाने का समय ही नहीं मिला। मतलब श्री कृष्ण जो थे वो सुबह से ही गाय चराने के लिए चले गए थे समय से, तो उन्हें जो मधुवन भेज दिया गया, उन्हें कहाँ पर भेज दिया गया, मधुवन में भेज दिया गया था गायों को मतलब चराने के लिए। इसका मतलब है कि वे सुबह से ही गाय चराने के लिए चले गए थे, वो उन्होंने माखन खाया ही नहीं है, मतलब माखन खाने का समय ही उनका निकल गया था, ठीक है। सेकंड, सूरदास तब बिहासी जसोदा ले और कंठ लगायो। तो इसका आंसर देखते हैं। सूरदास कहते हैं कि जब यशोदा
जी ने श्री कृष्ण की बातें सुनी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। यशोदा जी के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह का पता चलता है। मतलब सूरदास कह रहे हैं इस पंक्ति में कि जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण की बातें सुनी और उन्होंने मतलब वे मुस्कुराए, फिर उनको गले से लगा लिया। फिर यशोदा जी के श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम और स्नेह था वो उससे पता चलता है कि यशोदा श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है। ठीक है, आगे है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये हमें कुछ सब मतलब क्या दे रखा है इसमें, एक बार फिर से पढ़िए पाठ को, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढ कर दिए। तो हमें पाठ को फिर से पढ़ना है और उत्तर ढूंढ कर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। पद में जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। पद में श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बातें अपने बारे में बताई हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है फर्स्ट, माखन खाने से इनकार। उन्होंने माखन खाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने माखन नहीं खाया है, मतलब उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैंने माखन नहीं खाया है। सेकंड, गाय चराने का काम। उन्होंने बताया कि भोर होते ही उन्हें गाय चराने के लिए मधुवन भेज दिया गया था, मतलब सुबह होते ही उन्हें गाय चराने के लिए मधुवन में भेज दिया गया था। थर्ड, उन्होंने बताया था 4 पहर बंसीबट भटकना, मतलब उन्होंने कहा कि वे 4 पहर तक बंसीबट में भटकते रहे और फिर शाम को घर लौटे। मतलब श्री कृष्ण जो थे वो वे 4 पहर तक बंसीबट में भटकते रहे थे और शाम होते ही वे घर लौट आए थे। फोर्थ, छोटे बालक होना। उन्होंने कहा कि वे छोटे बालक हैं जिनके छोटे छोटे हाथ हैं और उनसे छीके जहां माखन रखा जाता है तक पहुंच पाना संभव नहीं है। मतलब छीके का मतलब जहां माखन रखा जाता है वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि उनके हाथ जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं और जहां पर माखन रखा रहता है उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता है। फिफ्थ बताया ग्वाल वालों का पैर नहीं सॉरी बैर। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ग्वाल वाल उनके खिलाफ है और उन्होंने जबरदस्ती उनके मुंह पर माखन लिपटा दिया। माखन, ये गलत है, ठीक है। ये है नहीं यहाँ पे, ये गलत हो गया, मकान हो गया है तो माखन। तो उन्होंने बताया था कि जो ग्वालवाल के लोग हैं वो उनके श्री कृष्ण के खिलाफ है और उनके श्री कृष्ण को जबरदस्ती उनके मुंह पर माखन लगा दिया था। 6, माता का भोले स्वभाव। श्री कृष्ण ने यशोदा माता से कहा कि वे बहुत भोली हैं और ग्वाल वालों की बातों पर विश्वास कर रही हैं। श्री कृष्ण ने इसमें बताया था कि जो यशोदा माँ है वो बहुत ही ज्यादा भोली हैं, जो ग्वाल वालों के लोग कहते हैं उन पर विश्वास कर लेती हैं और श्री कृष्ण की बात नहीं सुनते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि माता का भोले स्वभाव, माता का भोले स्वभाव, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब दे रखा है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया था, मतलब हंसते हुए श्री कृष्ण को गले से क्यों लगा लिया था यशोदा माता ने। तो इसका उत्तर देखते हैं। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से इसलिए लगा लिया क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की मासूमियत और भोलेपन को समझ लिया। श्री कृष्ण के बचकाने तर्क और प्यारी बातें सुनकर यशोदा माता की माता उमड़ आई और उन्हें समझ में आ गया कि
श्री कृष्ण ने यह सब बातें उन्हें मनाने और अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए कही है। इसी वजह से उन्होंने हंसते हुए श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दे रखा है कविता की रचना। कविता की रचना पढ़ते हैं। भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो, तो चार पहर बंसीबट भटकियो साज परे घर आयो। तो इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। तो इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है आदि। तो सेकंड है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो देखते हैं इसके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? तुकबंदी। तो इस पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों में तुक मिलाई गई है, जिससे पद में ले और संगीतात्मकता आती है। उदाहरण के लिए पठायो और आयो, छोटो और पायो आदि शब्दों में तुक मिलती है। सेकंड, कविता की सरल भाषा। इस पद की भाषा सरल और समझने में आसान है, जो इसे पाठकों के लिए रोचक और भावपूर्ण बनाती है। थर्ड, श्री कृष्ण का बचपन। पद में श्री कृष्ण के बचपन की मासूमियत और भोलेपन को प्रमुखता से दर्शाया गया है। उन्होंने अपने बचपन के स्वाभाविक तर्कों से माखन चोरी का आरोप जुटलाने की कोशिश की है। फोर्थ, माँ बेटे का संबंध। पद में यशोदा और श्री कृष्ण के बीच के प्रेमपूर्ण संबंध को खूबसूरती से उभारा गया है। यशोदा माँ का अपने पुत्र पर अटूट विश्वास और ममता भी इस पद में झलकती है। ठीक है। फिफ्थ है, कवि का नाम। पद की अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास ने अपने नाम का उल्लेख किया है। यह भक्तिकाल के कवियों की एक विशेषता है, जहां भी अपनी रचनाओं में अपना नाम शामिल करते हैं। 6, भावनात्मक चित्रण। तो पद में श्री कृष्ण की भोली और मासूम बातें यशोदा का हंसते हुए श्री कृष्ण को गले लगाना एक बहुत ही भावनात्मक और करुण चित्रण प्रस्तुत करता है। 7 है, बालक के नटखटपन का चित्रण। तो श्री कृष्ण ने माखन ना खाने, सॉरी ये कटा हुआ नहीं है, ऐसे है, माखन ना खाने का तर्क देते समय अपने छोटे छोटे हाथों और अपनी भोली मासूमियत का चित्रण किया है, जो उनके नटखटपन को भी उजागर करता है। तो इन सभी विशेषताओं ने इस पद को भावपूर्ण और पाठकों के लिए अत्यंत प्रिय बना दिया है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। और ये सब चीजें लिखी हैं तो ये बिल्कुल ही सही है, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो भी हमने ये सूची बनाई है, एक ये है और दूसरा ये, जितनी भी हमने सूची बनाई है वो हमें अपनी कक्षा में साझा करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुमान या कल्पना से।
अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे, मतलब जो श्री कृष्ण है वो अपनी यशोदा माँ को तर्क क्यों दे रहे होंगे वो हमें बताना है। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा, मतलब जब यशोदा माँ थी उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगाया तो तब क्या होगा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है और वे निर्दोष हैं। वे अपने छोटे हाथों और ग्वाल वालों की शरारत का उल्लेख करते हुए अपनी सफाई दे रहे हैं। मतलब जो श्री कृष्ण है वो समझाने की कोशिश कर रही हैं, यशोदा माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है और वो एकदम ही मतलब बिल्कुल निर्दोष है। वो बता रहे हैं कि जो उनके छोटे छोटे हाथ और जो ग्वाल वालों की शरारतें वगैरह हैं वो अपने आप को सफाई दे रहे हैं, कि शरारत का उल्लेख करते हुए और अपनी सफाई दे रहे हैं कि ये सब चीजें मैंने नहीं करा है। जो ग्वाल वाल के लोग हैं वो शरारत वगैरह करते हैं तो ये सब उन्होंने करा है। तो माखन उन्होंने नहीं खाया है, वो भी अपना निर्दोष बता रहे हैं कि माखन मैंने नहीं खाया है। ठीक है। अब है जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा। तो देखते हैं। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगाया तो उनके प्रेम और स्नेह की अनुभूति श्री कृष्ण को हुई होगी। उन्होंने महसूस किया होगा कि उनकी माँ उनके साथ हैं और उन्हें समझती हैं। मतलब जब यशोदा माता ने श्री कृष्ण को गले लगाया तो उनके अंदर प्रेम और स्नेह की अनुभूति श्री कृष्ण को हुई कि हाँ, कि मेरी माँ जो है मेरे साथ है, मुझे समझती हैं। ठीक है। और हर किसी की माँ उनके साथ होती है, उनको समझती हैं, उन्हें फुल सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए माँ इज इम्पोर्टेंट। शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये दे रखे हैं कुछ शब्द, हमें इंटरनेट या शब्दकोश हम शिक्षकों या साथियों में से किसी की भी हम सहायता ले सकते हैं। तो जैसे कि दे रखा है भोर भयो गयन के पीछे, तो इस पंक्ति में पीछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। तो नीचे ये कुछ शब्द रखे हैं जो हम बोलते हैं, जिस प्रकार से हमें वो लिखना है। तो यहाँ जैसे कि परे, परे का क्या है, उस ओर। छोटो, छोटो का देखते हैं छोटा। विधि, विधि का है विधि। ठीक है, ये बा वाला है, ये वा वाला है, तो विधि विधि। भोरी, भोरी का क्या है, बोली। कछु, कछु का है कुछ। ले का है ले और नाही का है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ भी दिए गए हैं। तो शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। तो ये दे रखे हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो देखते हैं। उपजी, उपजी का किससे मिलान है, उपजना और उत्पन्न होना। उपजी का किससे मिलान था, उपजना और उत्पन्न होना। ठीक है। अब है जानी, जानी का किससे है, जानकर और समझकर। क्या है, जानकर समझकर। अब है जायो, तो जायो का क्या है, जन्म। जिए, जिए का क्या है, मन जी। पठायो, पठायो का है भेज दिया। पतियायो, पतियायो का क्या है, विश्वास किया, सच माना। तो ये 6। अब है भैयन, भैयन का क्या है, वहां हाथ भूजा। ठीक है, वहां का मतलब बाहें और हाथ भूजा, तो ये हो जाएगा 7th। विधि, विधि का क्या हो सकता है, प्रकार
भांति रीति, ठीक है, प्रकार भांति रीति। अब है बिहसी, बिहसी का क्या है, बिहसी का है मुस्काई और हंसी। अब है भटक्यो, तो भटक्यो का क्या है, इधर उधर घूमा या भटका, क्या है, इधर उधर घूमा या भटका, ठीक है। लपटायो, लपटायो का है मला लगाया पोता, तो क्या है इसका, मला लगाया और पोता, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब दे रखा है वर्ण परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन। तो तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली, यहाँ ला और रा वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ले, ला या रा और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि बालक वारक, बहियन बरियन, लपटायो रपटायो। तो इसमें क्या है, ला या मतलब इसमें बोल रखा है ना, यहाँ ला और रा वर्ण परस्पर बदल गए हैं, तो बदल गए हैं तो हमें भी ऐसे ध्यान देना है, जहाँ ला या रा है और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है, मतलब ला या रा और रा में परिवर्तन हुआ है, मतलब बदल गए हैं। तो इसी तरीके से हमने कर दिए, ठीक है। आप इन शब्दों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। ये शब्द ला और रा के परिवर्तन के उदाहरण हैं, जहां ध्वनि परिवर्तन के साथ अर्थ में भी सूक्ष्म परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। अब है फिर से पंक्ति से पंक्ति करेंगे। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्ति दी गई है और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 ये पंक्ति दे रखी है, तो इसके मिलान करते हैं। चलिए, भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो, तो इसका कौन सा मिलान है, फर्स्ट। सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया गया, इसका मतलब क्या है, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया गया। सेकंड है, चार पहर बंसीबट भटक्यो साज परे घर आयो, तो इसका कौन सा सही है, चार पहर बंसीबट में भटकने के बाद साज होने पर घर आया था, ठीक है। थर्ड है, मैं बालक बहन को छोटो छीको के ही विधि पायो, तो इसका कौन सा है, ये मैं छोटा बालक हूं, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूं। फोर्थ है, ग्वाल बाल सब बैर परे है बरवस मुख लपटायो, तो इसका कौन सा सही है, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया है, मतलब उससे दुश्मनी रखते हैं और उसका जो मक्खन जो है उसके पूरे मुंह पर लगा दिया है। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, तो इसका क्या है, ये श्री कृष्ण बोलते हैं, माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा भोली है और ग्वाल वालों की बातों में आ जाती हैं। 6 है, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, मतलब क्या दे रखा है, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, तो इसका कौन सा सही है, 6, ये सेकंड वाला। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया, मतलब श्री कृष्ण जब उन ग्वाल वालों की बातों में आ जाते हैं, उनको डांटने लगते हैं, तो वो बोलते हैं तेरे हृदय में अवश्य कुछ भेद है जो तुम मुझको पराया समझने लगती हो, ठीक है। अब चलिए अब पढ़ते हैं पाठ से आगे। तो इसमें दे रखा है आपकी बात। मैया मैं ना ही माखन खायो, यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों
के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने? अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में बताइए। मतलब इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि मैया मैंने यह माखन नहीं खाया है, उस बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें दूसरों के सामने सिद्ध कर रहे हैं कि माँ मैंने यह माखन नहीं खाया है। उनकी माँ जो है उन पर विश्वास नहीं कर रही हैं कि वो समझ रही हैं कि यह माखन श्री कृष्ण ने ही खाया है, पर उनको अपनी बात दूसरों के सामने सिद्ध करनी पड़ती है कि माँ मैंने यह काम नहीं करा है। जैसे अब मान लो कि अब आपने कुछ शरारत करी है, उस टाइम आपका दोस्त भी आपके साथ है, ठीक है, आपकी मम्मी आपसे बोल रही है कि यह कार्य तूने करा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि माँ यह कार्य मैंने नहीं करा है। आप मम्मी को विश्वास दिलवा रहे हो कि माँ नहीं करा है, नहीं करा है। उस टाइम आपका दोस्त बोल दे कि हाँ आंटी यह कार्य इसने नहीं करा है, तो क्या हो गया? दूसरों के सामने सिद्ध करना, अपनी बात को दूसरों के सामने सिद्ध करना। तब उसकी माँ उस पर विश्वास कर लेती है कि हाँ यह मतलब माखन उसने नहीं खाया है। तो ऐसे ही आपको बताना है कि यह घटना आपके साथ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है और क्यों हुई है, तो ये सब बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। जैसे मैंने लिखा है, मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में एक बार मुझे भी ऐसे ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। यह बात तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। हमारी कक्षा में एक दिन किसी ने ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक का मजाक उड़ाने वाली एक ड्राइंग बना दी। जब शिक्षक कक्षा में आए तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने उन्होंने पूछना शुरू किया कि किसने वह ड्राइंग बनाई है। किसी कारणवश कुछ सहपाठियों ने मेरा नाम ले लिया, शायद इसलिए कि मैं भी ड्राइंग में अच्छा था और अक्सर कक्षा में मजाक करता रहता था। शिक्षक ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या यह ड्राइंग मैंने बनाई है। मैंने तुरंत इनकार किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। मैंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए। सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि मैं उस समय कक्षा में था ही नहीं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में किताब वापस करने गया था। इसके बाद मैं लाइब्रेरी से किताब लौटने की रसीद दिखाई, जिसमें समय भी लिखा था। इससे साबित हुआ कि उस समय मैं कक्षा में नहीं हो सकता था। आगे और देखते, फिर लास्ट में अच्छे से समझाऊंगी। अंततः जब मेरे सहपाठियों ने भी इस बात की पुष्टि की, मैं उस समय कक्षा में नहीं था। जब जाकर शिक्षक को यकीन हुआ कि मैंने ड्राइंग नहीं बनाई थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि कभी कभी हमें अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए ठोस प्रमाण और शांत मन से तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या हुआ कि एक लड़का था जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उसकी कक्षा में किसी बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर मजाक वाली शिक्षक की एक ड्राइंग बना दी। तो उससे शिक्षक को गुस्सा आया और उन्होंने पूछा कि यह ड्राइंग किसने बनाई है। तो किसी कारणवश कुछ सहपाठियों ने, उसके जो दोस्त वगैरह थे, उन्होंने उसका नाम दे दिया। जो 8वीं कक्षा में था एक लड़का, तो उसका नाम बता दिया कि यह ड्राइंग इसने बनाई है, लेकिन इसलिए बताया कि शायद उसको ड्राइंग जो है वो बहुत ही अच्छे से आती है, वो ड्राइंग वगैरह कर लेता है, इसलिए उसका नाम दे दिया। तो कक्षा में जो
शिक्षक मतलब बच्चे वगैरह थे उसका मजाक बनाने लगे। फिर शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या यह ड्राइंग तुमने बनाई है? तो उस बच्चे ने तुरंत इनकार कर दिया कि यह ड्राइंग मैंने नहीं बनाई है। उसका शिक्षक जो था वो मतलब विश्वास नहीं कर रहा था कि नहीं, कि यह ड्राइंग तुमने बनाई, क्योंकि उनको पता था कि इसे ड्राइंग अच्छी आती है। तो फिर उसके मतलब उसने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए, जैसे कि मान लो उस समय उसने बोला कि उस समय मैं यहाँ पर नहीं था, मैं लाइब्रेरी में था, और उसके पास जो लाइब्रेरी की मतलब वापस करने की जो बुक वापस करने की रसीद थी उसने दिखा दी कि ये देखिए उस समय मैं कक्षा में नहीं था। तो उसके सहपाठियों ने भी कह दिया था कि हाँ सर यह कक्षा में नहीं था। तो उसके शिक्षक ने यकीन कर लिया कि हाँ यह ड्राइंग उसने नहीं बनाई है। तो इस घटना से आपको क्या समझ में आता है कि कभी कभी हमें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक ठोस प्रमाण के साथ सबूत होने चाहिए, जिससे लोग हम पर विश्वास करें कि हाँ यह कार्य उसने नहीं करा है। ठीक है, अब देखते हैं घर की वस्तुएं। मैं बालक भैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो। छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे कि अब ये चित्र दे रखे हैं तो आपको ये बताना है कि यह क्या क्या है। जैसे अब मान लो आप क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मटका। क्या कहते हैं? मटका। अब ये क्या है? प्रेस। क्या कहते हैं? प्रेस। ये क्या है? चौकी। ये है सिलाई मशीन। ये चारपाई। और ये क्या बोलते हैं? मर्तुवान। मर्तुवान। ये है सूप और ये है सिलबट्टा। ठीक है, इनके नाम है तो आपको भी अपनी बुक में लिखने, तो आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, अब ये इसे क्या बोलते हैं? चक्की। और ये क्या है? पंखा। ये मथानी, जिसे हम दही वगैरह चलाते हैं ना, उसे बोलते हैं मथानी। ये चलनी। और ये है रोटी का डिब्बा। ये क्या है? ओखली। और ये रई, जिसे हम निकालते हैं ना, मट्ठा वगैरह निकालते हैं, उसे बोलते हैं रई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है? आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। दूध से दही, मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो हमें दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखनी है। ये नीचे कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे मैंने उत्तर में लिखा है, सर्वप्रथम दूध को जमाकर दही बनाया जाता है। देखिए ये गाय है, ये दूध निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर दूध निकालकर उसको जमाया जाता है, दही जमाया जाता है। फिर दही को मथाने से माखन बनता है। अब ये दही जम गया, इसको मथाने से देखो माखन बना रहे ना, सॉरी ये दही जम गया। दही जमाने से फिर मथाने से मतलब इससे इसे माखन बना रही हैं। फिर उसके बाद माखन को हांडी या किसी बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। देखो फिर इसको इसमें बड़े बर्तन में डाल दिया, फिर इसको बड़े बर्तन से मतलब किसी में डाले जिससे कि वो गर्म हो जाए। ये रहा। ठीक है, फिर धीरे धीरे वह घी में परिवर्तन होने लगता है। हांडी में बने घी को छान लिया जाता है और बची करौनी को भी खा सकते हैं। देखो अब ये घी निकल गया, जो बची हुई करौनी होती है उसको हम खा भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो गई। पहले ये गाय है, फिर उसका दूध निकाला, फिर दूध निकाल के मतलब दही को बनाया जिससे कि वो दही फट जाए। दूध मतलब चलाया उसको, दही फट गई, फिर उसके बाद दही को जमाया, दही फट गई तो पनीर बनता है नहीं? तो मतलब इसको दूध को जमाया, फिर जमाने के बाद दही बन गई। दही बनने के बाद उसको हमने चलाया जिससे कि माखन निकल जाए, माखन निकाल दिया। फिर उसको एक बड़े
बर्तन में पलट दिया जिससे कि वो जले। ये रखा है ना, उसे गर्म किया जाता है, तो उसे गर्म किया फिर घी निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। समय का माप। 4 पहर बंसीबट भटकियो, साँझ परे घर आयो। तो पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। तो जैसे संकेत, संकेत का क्या है? कल, ऋतु, वर्षा, अब, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि। तो ये कुछ दिए रखे हैं संकेत। तो इसी तरह से हमें बताने हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, प्रातः समय, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? वो श्री कृष्ण जो थे वो कितने घंटे गाय चराते थे? 10 से या 12 घंटे, 10 या 12 घंटे गाय चराते थे। ठीक है, थर्ड है, मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे। ठीक है, फिर वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? गाय को चराने के लिए कितने बजे घर से निकले होंगे? 5 या 6 बजे के बीच। कितने बजे के करीब? 5 या 6 बजे के बीच। ठीक है, अब फोर्थ है, दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है, जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा? दिन के पहले पहर का प्रारंभ कितने बजे होगा? सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर का होता है। ठीक है, और देखते हैं। अब दे रखा है, हम सब विशेष हैं। हम सब क्या विशेष हैं? तो ये बता रहे हैं, माँ कवि सूरदास दृष्टिबाधित थे, उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। तो हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं? विचार कीजिए और लिखिए। तो ये रखा है, आपकी किसी परिजन की, आपके शिक्षक की और आपके मित्र की। तो इसमें बताना है, जैसे कि आपकी, तो ये मैंने लिख दिया है, आपकी किसी को भी मुश्किल में देखकर सहायता करने की इच्छा उठती है। मतलब हमको किसी को मुश्किल में देखकर उसकी सहायता करने की इच्छा उठती है, मतलब बेचैनी होती है कि हम इसकी सहायता करते हैं, कोई मुश्किल में है तो। अब सेकंड है, आपके किसी परिजन की। तो ऐसे लिखेंगे, आपके किसी परिजन की। मेरे पिताजी हर बात वैवाहिक रूप से समझते हैं। ठीक है, थर्ड है, आपके शिक्षक की। तो आपके शिक्षक की पाठ को भली भांति समझना, मार्ग निर्देशन करना। ठीक है, फोर्थ है, आपके मित्र की। तो आपके मित्र की सच्ची मित्रता निभाना, मित्र के गलत होने पर उसे प्यार से एहसास दिलाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है। वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? तो हमें बताना है कि हम इनकी सहायता कैसे करेंगे। जैसे ये दे रखा है, एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा। तो उस मतलब एक कोई सहपाठी, आपका एक कोई दोस्त है, उसे पढ़ना जानता है लेकिन उसे वह पाठ समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको क्या करेंगे? उसे समझाएंगे, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देंगे जिससे कि उसको समझ में आ जाए। ठीक है, इसी तरह से क्या है इसका आंसर? उसे समझाना, हम उसे अच्छे से समझाएंगे। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। मतलब एक सहपाठी, एक दोस्त है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन वो देख नहीं सकता। तो देखते हैं, उसे पढ़कर समझाना एवं
ब्रेल लिपि से पढ़ने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, पढ़कर समझाएंगे, ब्रेल लिपि से हम उसे पढ़ने हेतु प्रेरित करना, उसे वो करेंगे। अब है, एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसे अभ्यास करवाना कि सहजता से बोले, मतलब उसको हम अभ्यास कराएंगे कि धीरे धीरे बोले, प्रैक्टिस करवाएंगे उसकी हम। अब है, एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है। एक सहपाठी वो अटक अटक कर बोलता है, उसे कक्षा में भाषण देना है, तो बार बार अभ्यास करवाना, उसका बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे कि ये बोले। ठीक है। अब है, एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। उसको चलने में कठिनाई है लेकिन वो सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो इसका आंसर है उसका साहस बढ़ाना, हाथ पकड़कर दौड़ने में मदद करना, या स्वयं धीरे धीरे उसके साथ दौड़ना, ऐसे हम उसकी मदद हो सकती है। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, तो हम क्या करेंगे, उसका उत्तर देखते हैं, उसे लिखकर समझाना, उसे लिखकर समझाएंगे। ठीक है। अब है, आज की पहेली। आज की पहेली क्या दे रखी है, दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनाने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दिए गए हैं, नाम पूरे कीजिए। तो ये हमें कुछ नाम दे दिए गए हैं, तो ये खाली खाली जगह है ना, हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं, इसके पहले अक्षर दे दिए हैं, तो हमें नाम लिखने हैं कि दूध से और क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ठीक है, जैसे अब मैं बताती हूँ, खोया क्या बन सकता है, खोया। और क्या बन सकती है, दही बन सकती है, और मक्खन बन सकता है। ठीक है, और मलाई बन सकती है, और क्या बन सकता है, लस्सी और पनीर बन सकता है, फिर छाछ बन सकती है, मिठाई बन सकती है, रबड़ी बन सकती है, और आइसक्रीम बन सकती है। ठीक है, इसी तरह से दूध से ये सब चीजें बन सकते हैं। ठीक है। अब है, खोजबीन के लिए सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजे व पढ़े। सूरदास द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनको हमें खोज कर पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरह यह पार्ट यहीं पर ही समाप्त होता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।